महीना खत्म होने में महज एक दिन बाकी है, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ का कहर देश के बड़े हिस्से को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के कई जिलों में गांव और शहर डूबे हुए हैं और घर ढहने के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। फिल्मों के इस स्पेशल इफेक्ट की तरह दिखने वाला ये मंजर फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है गुजरात के भावनगर की। भारी बारिश के बीच जब एक हाउसिंग सोसाइटी में बिजली गिरी तो काला आसमान उसकी रोशनी में गुलाबी नजर आने लगा और कड़कती बिजली ने आसपास हड़कंप मचा दिया। तसल्ली की बात ये रही कि बिजली गिरने से वहां रहने वालों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। गुजरात के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हलकान नजर आए, लेकिन गुजरात देश का इकलौता हिस्सा नहीं है जो आफत की बारिश और बाढ़ की चपेट में है। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात की। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के भरूच को नदी में बदल दिया। सड़कों पर बहते पानी की वजह से शहर तेज रफ्तार नदी के जैसा दिखने लगा और कमर तक पानी भर जाने की वजह से हर तरफ सन्नाटा दिखा। अब तक इतनी बारिश हो चुकी है कि कई इमारतों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है और कई इलाकों का आसपास से संपर्क टूट गया है। भरूच के ही एक इलाके में कमर तक पानी दिखा और लोगों के मकान में घुस चुके पानी ने उन्हें घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा ही हाहाकार राजकोट में दिखा, जहां सड़कों पर बहता पानी तेज रफ्तार नदी में बदलता दिखा और पानी का स्तर इतना ज्यादा कि एक मंदिर पूरी तरह डूब गया। तस्वीर ऐसी कि मानो टापू के बीच में मंदिर हो। कुछ यही हाल राजकोट के ओशो आश्रम का भी नजर आया, जहां बारिश का पानी पूरे आश्रम में भर गया। घुटने तक पानी जमा होने से वहां रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। राजकोट के निचले इलाके ऐसे ही बदहाल नजर आए। अमरेली में राजुला के पास जोलापरी नदी ने भारी बारिश के बाद ऐसा उफान मारा कि उसने सड़क के ऊपर से ही रास्ता बना लिया। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने सड़क के ऊपर से गुजरने पर रोक लगा दी। बताया गया कि इलाके की बाकी नदियां सुकवो, रामतलिया भी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब जैसी बन गई और बोटाद में एक अंडर ब्रिज में स्कूली बस फंस गई। 40 बच्चों को निकालने के लिए आसपास के लोग फौरन मदद को आए और बस को धक्का लगाकर बाहर निकाला। भारी बारिश का असर राज्य के तमाम बांधों पर भी दिखने लगा है। बताया गया कि उकाई बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की नौबत आई तो तापी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई। इससे सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नगर निगम ने एहतियातन तापी नदी के तट पर कई टीमें तैनात कर दी। बताया गया कि उकाई बांध के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं। जिस तरह से आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है, उसके चलते बीती रात से सूरत में तेज बारिश हो रही है। हालांकि सूरत में तेज बारिश के चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा सूरत की तापी नदी के ऊपर आए हुए उकाई डैम के कैचमेंट विस्तार और महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के चलते उकाई डैम में लगातार 3 लाख क्यूसेक पानी नया आ रहा है। उसके सामने रूल लेवल मेंटेन करने के लिए उकाई डैम के सत्ताधीशों ने सूरत की तापी नदी में 1,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ना देर रात से शुरू किया है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। गुजरात में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में येलो और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी गुजरात के निचले इलाकों से लेकर बांधों तक पर दबाव अभी भी बना रहेगा। भारी बारिश का असर राजकोट के उपलेटा के पास मौज बांध पर भी दिखा, जहां लबालब बांध से पानी ओवरफ्लो होकर गिरता दिखा। यहाँ के निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और 10 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट की वजह राजकोट से आने वाली तस्वीरें भी हैं। यहाँ के जम कंडोरना से
गोंडल जाने वाली मुख्य सड़क के नीचे की जमीन खिसकी तो नदी के पानी के साथ सड़क के नीचे की मिट्टी भी निकल गई। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के बड़े हिस्से की भी परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ के नासिक में गोदावरी नदी की पानी की धारा इतनी तेज हो गई कि इसमें नहाने के लिए गया एक लड़का फंस गया। नदी की तेज रफ्तार इस लड़के को बहुत दूर तक अपने साथ बहाती चली गई। अच्छी बात ये रही कि नदी किनारे मौजूद कुछ लोगों ने लड़के को मुसीबत में देख लिया और उसे किसी तरह से डूबने से बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है और घाट से लेकर निचले इलाके के मंदिर भी पानी में डूब चुके हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने 13 लोगों की जान ले ली है। नौबत यहां तक आ गई है कि उस्मानाबाद और लातूर में एनडीआरएफ की टीम को तैनात करना पड़ा है। टापू में बदल चुके उस्मानाबाद के कुछ हिस्सों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। कुछ यही हाल उत्तराखंड का दिखाई दिया, जहां रामनगर में टेढ़ा और उसके आसपास हुई बारिश से टेढ़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी के तेज बहाव के चपेट में एक बाइक पर सवार 2 लोग आ गए और दोनों बाइक समेत बहते दिखे। हालांकि वहां से गुजर रहे लोगों ने वक्त रहते दोनों को बचा लिया। मौसम ने इस बार सितंबर में जैसा रूप दिखाया है, उससे लोगों की परेशानी बेतहाशा बढ़ गई। बाढ़, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने देश के बड़े हिस्सों में मुसीबत बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में ही अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब महाराष्ट्र के ठाणे का वैक्सीन कांड। एक आदमी गया था कोरोना की वैक्सीन लगवाने, मगर उसे लगा दिया गया रेबीज का टीका। अमूमन कुत्ते या किसी जंगली जानवर के काटने पर यह टीका लगता है। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सरकार हरकत में आई और नगर निगम के वैक्सीन सेंटर में इस लापरवाही के आरोपियों पर गाज गिरी। मुंबई के पास ठाणे नगर पालिका का आत्कोनेश्वर स्वास्थ्य केंद्र वही जगह है जहां ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिससे न सिर्फ अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, बल्कि कोरोना महामारी के बीच मची अफरा तफरी में शासन और प्रशासन की लापरवाही भी निकलकर सामने आ गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पास ठाणे में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने गए राजकुमार यादव को नर्स ने एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगा दिया। सिस्टर मेरे को बुला के अंदर कुर्सी बैठा के वैक्सीन के इंजेक्शन दिया। वैक्सीन दिया क्या था दिया मेरे को नहीं मालूम। वो फिर आधार कार्ड दिया तो मेरे को बोले कि क्यों आधार कार्ड, उतने पे वो माथे पे हाथ रख के तो टेंशन में हो गई। तो मैं पूछा उनको काहे का इंजेक्शन, तो एक मामा था वो बोला कि इंजेक्शन काहे के लिया। मैं बोला वैक्सीन का। बोले वो कुत्ते के लगा दिया है। एंटी रैबीज यानी वो वैक्सीन जो कुत्ते के काटने की वजह से होने वाली बीमारी रैबीज से बचने के लिए लगाई जाती है। न्यूज 18 की टीम उस सेंटर पर पहुंची जहां राजकुमार यादव को गलत वैक्सीन लगाई गई थी, तो वहां अब भी घबराहट का माहौल दिखाई दिया। वैक्सीनेशन सेंटर लाइन अलग अलग थी क्या? मुझे आइडिया नहीं है, मैं ऊपर था उस टाइम। आप हमारे सीनियर से बात कीजिए। राजकुमार यादव को गलत वैक्सीन लगने का पता चला तो उनका दहशत में आना लाजमी था। मेरे बाल बच्चे, मेरे को कल कुछ हो जाता तो क्या करते थे मैं, मेरे बच्चे लोग कहाँ जाते थे। राजकुमार यादव के नाम के शख्स को कोरोना वैक्सीन के बदले एंटी रेबीज की वैक्सीन देने से हड़कंप मच गया है। राजकुमार यादव को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। इस पूरे मामले में थाने कॉर्पोरेशन के डॉक्टरों ने दलील दी है कि राजकुमार यादव कोरोना वैक्सीन की लाइन में नहीं खड़े हुए थे, बल्कि राजकुमार यादव एंटी रेबीज की लाइन में खड़े हुए थे, जिसकी वजह से गलतफहमी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिस नर्स ने राजकुमार यादव को वैक्सीनेशन दिया था, उस नर्स ने राजकुमार यादव के दस्तावेज क्यों नहीं जांच किए। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी लापरवाही नर्स की ही देखी जा रही है। वैक्सीन लगाने में बड़ी लापरवाही की खबर जंगल में आग की तरह फैलती चली गई और उसके बाद जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो ठाणे नगर निगम ने गलती मानते हुए वैक्सीन लगाने वाली नर्स समेत 2 लोगों को निलंबित भी कर दिया। जब ये घटना मुझे मालूम पड़ी, मैं तुरंत हमारे कमिश्नर साहब के कान पे ये बात डाली। मैं मीटिंग लगाई और उनकी गलती जो हुई है, डॉक्टर्स और जो नर्स है उनको सस्पेंड की ऑर्डर भी हम लोगों ने निकाला है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि महाराष्ट्र का ठाणे जिला
अब भी कोरोना की चपेट में है। एक दिन पहले ही ठाणे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई थी, जबकि कुल मरीज 5,58,503 हो गए हैं। ठाणे में कोरोना से होने वाली मौत की दर 2.4% है। यही वजह है कि जब कोरोना वैक्सीन लगाने में लापरवाही सामने आई तो किसी की कोई दलील नहीं चली और आरोपियों पर तुरंत एक्शन लिया गया। ठाणे में वैक्सीनेशन में लापरवाही का कोई मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी ठाणे में ही एक महिला को कोरोना की वैक्सीन के 2 डोज एक साथ लगा दिए गए थे। उस वक्त भी अच्छा खासा हंगामा मचा था और अब एक बार फिर ऐसी लापरवाही सामने आने के बाद माना जा रहा है कि नगर पालिका और वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े कर्मचारियों ने अब तक कोई सबक नहीं लिया। पीएम मोदी को मिली यादगार निशानियों की नीलामी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोमेंटो नाम की वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा तक पहुंच चुकी है। खास बात यह कि ये वेबसाइट जब से लॉन्च हुई है तब से कम कीमत वाली चीजों की अच्छी खासी बोली लगाई जा रही है। पीएम मोमेंटो नाम की इस वेबसाइट की चर्चा इस वक्त देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। वजह है पीएम मोदी को मिली निशानियों की नीलामी। इस वेबसाइट पर उन तमाम चीजों की नीलामी की जा रही है जिन्हें बतौर उपहार पीएम मोदी को दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑक्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह हो चुका है कि कई सामान की कीमत तो 8 से 10 गुना ज्यादा तक पहुंच चुकी है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद से 3 अहम बातें भी सामने आई हैं। पहली बात यह कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट की लगातार ऊंची बोली लगाई जा रही है। दूसरी बात यह कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की निशानियों को लेकर लोग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। तीसरी बात यह कि वेबसाइट पर डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि वेबसाइट से जुड़े मंत्री भी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस ऑक्शन में हिस्सा लें और नीलामी के जरिए नमामि गंगे जैसे मेगा प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी निभाएं। इस एक्शन के द्वारा जो भी राशि, जो भी पैसे भारत सरकार को आते हैं, उस पैसे को हम नमामि गंगे प्रोग्राम जो अपने बहुमूल्य कार्यक्रम होते हैं, इसमें आप योगदान दे सकते हैं। पीएम मोमेंटो नाम की इस वेबसाइट को बेहद ही खास अंदाज में तैयार किया गया है। हर एक प्रोडक्ट को बकायदा एक कोड दिया गया है और इसका आकलन क्यूरेटर द्वारा किया गया है। पूरा विवरण इस प्रोडक्ट का वेबसाइट पर मौजूद है। कुल मिलाकर कोशिश यही की गई है कि पूरी की पूरी ई नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर किन किन प्रोडक्ट को लेकर लोगों में अब तक क्या रुझान देखने को मिला है। राम मंदिर का वुडन मॉडल, इसका बेस प्राइस 2,50,000 है। अब तक इसकी बोली 4,11,000 तक पहुंच चुकी है। पीवी सिंधु का कांस्य पदक बैडमिंटन रैकेट, इसका बेस प्राइस 80 लाख है। इसकी नीलामी 90 लाख तक पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भाला, इसका बेस प्राइस 1 करोड़ है, जबकि इसकी बोली 1,100,000 लगाई जा चुकी है। वुडन अशोक स्तंभ, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि अब तक इसकी बोली 7,50,000 पहुंच चुकी है। मेटल की गदा, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि इसकी बोली 31,000 तक पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है कि इस ऑक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ और उसके साथ पीएम सर को मिले, बाकी गिफ्ट्स की ऑप्शन करें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक नेक काम के लिए उन उपकरणों का ऑक्शन हो रहा है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि जो जल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दी थी, वो और उसके साथ के सारे गिफ्ट उनकी ऑक्शन करके जो रकम होगी वो नमामि गंगे मिशन में दी जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस मेगा ऑक्शन में और ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इस नीलामी से जितनी भी धनराशि इकट्ठा होगी उसको नमामि गंगे जैसे बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। यही वजह भी है कि लोगों से लगातार इस बात में अपील की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस ऑक्शन में हिस्सा लें। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ड्रग्स सिंडिकेट बेखौफ चल रहा है। यानी इस शहर की गलियों में दाऊद गैंग के लाए ड्रग्स बिक रहे हैं। दाऊद के गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद ये राज खुला और उसके बाद से एनसीबी के होश उड़ गए। मुंबई में अब नशे का गंदा धंधा चौपट होने की कगार पर है।
क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक और तगड़ी चोट की है और मुंबई की ड्रग स्मगलिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने के साथ साथ डी कंपनी के सारे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है। मगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी इस वक्त इस तस्वीर को लेकर दर दर की खाक छान रही है और अगर तस्वीर वाला ये चेहरा एनसीबी के हाथ लग गया तो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हिंदुस्तान में फैला नशे का सारा कारोबार बंद हो सकता है। असल में ये तस्वीर है इलियास बचकाना की। इलियास बचकाना उस अजीम भाऊ का पार्टनर है जो मुंबई में दाऊद के ड्रग्स के कारोबार को संभालता है। मगर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापामारी के दौरान पिछले दिनों धर लिया गया, लेकिन इसी बीच इलियास बचकाना कानून के हाथ से फिसल गया। मुंबई और उसके आसपास फैले नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही और नशे के सौदागरों को कानून के शिकंजे में कसने की लगातार कोशिशें भी करती नजर आई, लेकिन मुंबई में ड्रग सप्लाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि एनसीबी को भनक भी नहीं थी कि आखिर ये सब क्यों नहीं रुक पा रहा है। तभी उसके हाथ दाऊद का एक खास गुर्गा मोहम्मद अजीम अबू सलीम उर्फ अजीम भाऊ लगा और उसने जब मुंह खोला तब एनसीबी को जाके पता चला कि ड्रग्स के कारोबार की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। इसी महीने की 17 तारीख को मुंबई एनसीबी के हत्थे दाऊद इब्राहिम का खास वफादार अजीम भाऊ उर्फ मोहम्मद अजीम अबू सलीम चढ़ा था और उसके पास से एनसीबी के नशे की अच्छी खासी खेप भी बरामद की थी। उस केस में ये जो अजीम भाऊ नामक व्यक्ति है जो मेन मास्टरमाइंड के तौर पे जिसकी रोल आई थी, तो उसे भी लास्ट वीक इंटरसेप्ट किया है जहाँ पर ये हाइडिंग उसके हाइड आउट था नवी मुंबई में, तो उसको वहाँ से हम लोग ने इंटरसेप्ट किया है। तो बेसिकली इसका नेटवर्क डायरेक्टली कुछ आउटसाइड द स्टेट्स भी कुछ उसके नेटवर्क एक्टिव थे जहाँ से ड्रग्स प्रोक्योर करता था। उसके अलावा फिर उसका एक और गुर्गा जो पुणे था, तो ये उसे वहाँ पर सप्लाई करने के बाद में वो ड्रग उमरा खोसा में आने के बाद में मुंबई गुजरात जैसी जगहों पे जाया जाता था। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद के इस गुर्गे ने पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आला अधिकारी सन्न रह गए। इन खुलासों ने अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि डी कंपनी दूसरे ठिकानों से लगातार ड्रग्स तस्करी कर रही थी और उन्हें उसकी भनक कैसे नहीं लगी। इस खबर से एक बात तो साफ हो जाती है कि नशे के सौदागर मुंबई में कानून के साथ आंख मिचौली का खेल लंबे समय से खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि कानून के हाथ डी कंपनी के इस ड्रग्स रैकेट को पूरी तरह खत्म कर पाते हैं या नहीं। स्पेन में ला पाल्मा आइलैंड पर फटा ज्वालामुखी अब मुसीबत का सबब बन चुका है। बताया गया कि 19 सितंबर को फटे इस ज्वालामुखी ने अब तक काफी तबाही मचा दी है और अब इसका गर्म लावा अटलांटिक ओशन में जा पहुंचा है। इसकी वजह से इलाके में भाप का गुबार उठ रहा है। स्पेन के कैनरी आइलैंड्स के एक आइलैंड ला पाल्मा में फटा ज्वालामुखी का लावा 10 दिनों बाद आखिरकार समंदर में मिलने लगा है। समंदर के पानी में मिलने की वजह से वहां भाप के बादल उठते दिख रहे हैं, जबकि पहाड़ी पर ज्वालामुखी के फूटने का मंजर पटाखों की चिंगारी जैसा दिखाई दिया। ये ज्वालामुखी 19 सितंबर को फटा था और आगे बढ़ते हुए एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के बाद ये समंदर तक जा पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक लावा ने अपने रास्ते में आए करीब 600 मकान और करीब 21 किलोमीटर तक की सड़क को तबाह कर दिया है। यही नहीं, 637 एकड़ खेती की जमीन और केले के बागान भी बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है। दावा किया गया कि बचाव दल की मुस्तैदी की वजह से लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में जहरीली गैस फैलने का खतरा पैदा हो गया है। ज्वालामुखी के फटने से एक हफ्ते पहले ही यहाँ भूकंप के झटके महसूस होने लगे थे, जिसे देखते हुए इलाके को पहले ही खाली करा लिया गया था। 85,000 की आबादी वाला ला पाल्मा अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास स्पेन के कनेरी आइलैंड्स में मौजूद 8 ज्वालामुखी वाले द्वीपों में से एक है। बताया गया कि लावा बहने से समंदर किनारे मौजूद आबादी वाले इलाकों के लिए प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
इस शो में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।